नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा दुबे और आज हम बात करेंगे जल संरक्षण पे। जल संरक्षित है तो आने वाला कल सुरक्षित है। जल है तो कल है, ये महज सिर्फ पंक्तियां नहीं बल्कि वो तथ्यात्मक सत्य है जिस पर हम सभी को चिंतन करने की आवश्यकता है। आज इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमने अपने स्टूडियो में 2 विशेषज्ञ आमंत्रित किए हैं। इन दोनों का ही अपने स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं और आपसे इनका परिचय कराते हैं। पहले विशेषज्ञ हैं डॉक्टर निनाद बोधनकर जी, जो कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष हैं भू विज्ञान और जल प्रबंधन विभाग के। और हमारे साथ एक और विशेषज्ञ मौजूद है डॉक्टर सोमेश्वर श्रीवास्तव जी, जो कि क्षेत्रीय प्रबंधक हैं एफप्रो पे छत्तीसगढ़ के। तो आप दोनों का ही स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं। सर नमस्कार जी। सबसे पहले निनाद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? आज हम जल पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। वो इसलिए है कि जो डिमांड साइड है, जो हमारी ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। इसको समझने के लिए अगर हम ये देखें कि महीने के शुरुआत में हमारी तनख्वाह आती है जी। उस तनख्वाह को हमको 30 दिनों तक चलाना है। प्रकृति ने भी ऐसा ही किया हुआ है कि साल के 3 महीने हमारे यहाँ बारिश होती है जी। और उसके बाद बचे हुए 9 महीने हमको इसी वर्षा के जल को, जिसको हमने बचा के या संचित करके रखा है जी। उसका उपयोग करना है जी। आज हमारी जो ज़रूरतें हैं वो बढ़ गई हैं। वो इसलिए बढ़ी कि एक तो आबादी जी, दूसरा कृषि के लिए हमको पानी की आवश्यकता है और तीसरा बढ़ती हुई इंडस्ट्रीज जी, उद्योगों में भी जल की आवश्यकता है। तो अब ये जो पानी हमको मिलता है जी, इसका बैलेंस बनाने के लिए जी, कहीं ना कहीं हमको एक ज़रूरत आ गई है जी। पीने के पानी का भी हमको आवश्यकता है, कृषि के लिए भी पानी की आवश्यकता है और इंडस्ट्रीज़ को भी पानी की आवश्यकता है जी। सब ने अपने अपने स्रोत बना लिए, पर इससे हुआ ये कि पानी का लेवल नीचे जा रहा है जी। तो ये जो घटता हुआ भूजल स्तर है ये बड़े चिंता का विषय है। और हम इन 3 वर्षा के जल के सिवाय हमारे पास छत्तीसगढ़ इलाके में जी और कोई स्रोत नहीं है जहाँ से हम पानी ला सकें। तो जो हमको मिला है अगर हम उसी को बचा के रखेंगे जी, तो उसमें हमारा वही हमारे पास एक रास्ता है जी। तो इसलिए हमको जल संरक्षण पर अब बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है जी। और डॉक्टर सोमेश्वर सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जल पर तो बहुत सारी बातें कही जाती है और मनुष्य का जो शरीर है उसमें 75% जो हिस्सा है वो जल का ही है। तो जल के संदर्भ में क्या कुछ कहा जाता रहा है और जल चक्र ये क्या होता है? अभी जैसा कि आपने परिचय दिया कि एफ्रो इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस ड्यूली नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि हम लोग रूरल इंडिया में पिछले 54 सालों से भारत के विभिन्न भागों में जल संरक्षण एवं संवर्धन के ऊपर काम कर रहे हैं जी। और हम लोग जो है अभी वेदांता ग्रुप बाल्को और आइडियल गिफ्ट फाउंडेशन के साथ जल संरक्षण एवं संवर्धन के ऊपर ही डिफरेंट जिलों में काम कर रहे हैं। जहाँ तक आपने भी बात किया जो है कि क्या कहा गया है पानी के बारे में पहले जी। तो वाटर आर द फाउंडेशन ऑफ ऑल दिस यूनिवर्स जी। जो ब्रह्मांड है, प्रकृति है, ये पूरी पानी पे ही निर्भर है जी। कहा गया है कि जल है तो थल है, थल है तो नभ है जी। ये भी कहा गया है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। ये 5 जो एलिमेंट हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और हवा, ये 5 शरीर से हमारा शरीर भी बना है और नेचर भी डिराइव्ड हुआ है, जो प्रकृति ब्रह्मांड भी डिराइव हुआ है ये 5 एलिमेंट से ही हुआ है। इसी वजह से वाटर के बारे में कहा गया है ये शक्ति है, पावर है, एनर्जी है, ऊर्जा है ये हमारा वाटर। और पानी है तो शांति है, खुशी है, प्रसन्नता है, संपन्नता है, लाइफ है और आपका अच्छा स्वास्थ्य है जी जी। और इसमें आप देखे होंगे भारत सरकार ने भी एक जो ये पहले से ही किया हुआ, पहले इसका नाम था कुछ और, अभी कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जी जी। मतलब जल को शक्ति के रूप में देखा जा रहा है, पावर है, ऊर्जा है, एनर्जी है जी। जल बहाव से या जल प्रवाह से पहले जीवन की बात की गई है। जल प्रवाह है, बहाव है तो जीवन है जी। तो इस संदर्भ में
एक पानी को शक्ति के रूप में भी पूजा गया है इसमें जो है जी। जहाँ तक जल चक्र की बात है, ये प्रकृति में जल संरक्षण की बहुत सुंदर ढंग से व्याख्या की गई है जो है जी। कि जल चक्र क्या है जो है। सो जल चक्र जो है ये पृथ्वी पर जो भी पानी है इसका एक रूप से दूसरे रूप में जाना, रूपांतरण होना, एक भंडारण से दूसरे भंडारण में जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना जी। तो ये चक्रीय क्रिया है, मतलब ये साइक्लिक क्रियाएं हैं जिसमें पानी की मात्रा का नुकसान नहीं होता है जी। पानी केवल रूप का परिवर्तन होता है और स्थान का परिवर्तन होता है जी। इसको दूसरी भाषा में कहें तो आपने देखा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। तो एक तरीके से पानी को ऊर्जा के रूप में देखिए आप जो है यहाँ पर। तो मुख्य रूप से जो साइकिल जो होती है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या जो जल चक्र कहा जाता है कि पानी जो है जमीन से सूर्य की गर्मी है, सूर्य की गर्मी से पानी को भाप बनता है, रूपांतरण हुआ यहाँ, वाष्प में गया। वाष्प क्या होता है, धीरे धीरे वो संघनित होता है, कंडेंस होता है। कंडेंस जब होता है तो क्या होता है, ऊपर जाके वायुमंडल में वो बादल बनता है और बादल से फिर होता है वो फिर नीचे आता है पानी के रूप में या बर्फ के रूप में। तो बर्फ के रूप में क्या होता है, धीरे धीरे वो नीचे आता है। जब नीचे आता है तो बर्फ के जो टुकड़े हैं वो पुनः जो है पानी में परिवर्तित होता है, पानी रहता है। फिर इस तरह से ये साइकिल जो है पूरी जो ये ग्लोबल साइकिल है ये जो जल चक्र है ये बराबर इस तरह से चलता रहता है। तो अभी जो क्लाइमेट चेंज की लोग बात कर रहे हैं तो क्लाइमेट चेंज जो है जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन किस वजह से हो रहा है, ये जल चक्र की वजह से हो रहा है। जल और चूंकि ये जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, ये टेम्परेचर वेरिएशंस है, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये तीनों की इंटरलिंक्ड चीजें हैं कि जिससे कि हम सभी लोग इस ग्लोबली हम सभी लोग इससे परेशान हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप अध्ययनशाला से जुड़े हुए हैं और निरंतर आप अध्ययन करा रहे हैं, तो सबसे पहले हम स्रोतों की बात करें। आपने कहा कि 3 महीने ही जो है वो वर्षा हम तक पहुँचती है और जल हमारे पास इस रूप में होता है। क्या इसके अलावा और कोई स्रोत हैं हमारे पास भूगर्भ भूजल के? पानी जैसे ग्राउंड वाटर की अगर हम बात करें, भूमि जल की, तो जो बरसात का पानी है ये सबसे पहले सॉइल से इंटरेक्ट करता है। सॉइल में ये कुछ देर के लिए स्टोर होगा। तो पुराने ज़माने में हमारे यहाँ कुएँ थे। तो अब आधुनिक तकनीक आ गई है, तो अब हमारे पास ड्रिलिंग टेक्निक्स आ गई हैं, अब हम और नीचे तक जा रहे हैं। तो मेन यही 2 सोर्स हैं, डगवेल और ट्यूबवेल, तो जिसको कुआं या नलकूप हम कहते हैं। कुएं का जो पानी मिलता था, पहले हमारे कुएं सक्षम थे वाटर सप्लाई करने के लिए, पर हमारी डिमांड बढ़ती गई। सॉइल की कैपेसिटी जो है, हमने उसका जो स्टोरेज कैपेसिटी था उससे अत्यधिक दोहन करना शुरू किया। तो फिर हमको जाना पड़ा थोड़ा और नीचे और हमने डीप ट्यूबवेल्स खोदे। अब ये डीपर ट्यूबवेल्स जो हैं ये 300 फीट 100 मीटर ये एक ज़माने में बहुत माना जाता था। अब तो 300-300 मीटर तक गहरे नलकूप खोदने लग गए हैं, पर फिर भी इसमें पानी नहीं मिलता है। तो ऐसा क्या है कि जिसको हम एक सेफ डिपॉजिट मान रहे थे, आज वहाँ पे हमको पानी नहीं मिलता है। तो पानी का स्टोरेज बनने के लिए भी रॉक्स के कुछ गुण होते हैं कि उसमें इंटरकनेक्टेड फ्रैक्चर्स होना चाहिए, पोरस होना चाहिए, ताकि पानी कहीं से रिचार्ज हो और वो फिर अंदर मूव भी कर सके। अब ये हुआ कि कुछ हद तक ये ग्राउंड वाटर हमारी सप्लाई या जो हमारी डिमांड थे ये पूरी कर रहा था। पर जब हमारी डिमांड अत्यधिक बढ़ गई, हमने नंबर ऑफ ट्यूबवेल्स बहुत बढ़ा दिए, तो ये जो स्टोर्ड वाटर था ये पूरा ख़त्म हो गया। यहाँ पर ये बात हुई कि अब हमारे पास सिर्फ 3 माह में ही पानी गिरता है, उसके बाद हमारे पास कोई पानी नहीं है। तो अब ये जो नीचे खाली खजाना जो है आपका, इसको भरने के लिए अब हमको कुछ प्रयास करना पड़ेगा। तो वहाँ पर ये आया कि हम आर्टिफिशियल रिचार्ज के कुछ मेथड इस्तेमाल करें। तो आर्टिफिशियल रिचार्ज, उसको हम कृत्रिम जल पुनर्भरण भी कहते हैं। तो उसके मेथड
और इसको अगर हम इतिहास के दायरे में इसको देखें तो हमको ये दिखता था कि पुराने जो भी शासक रहे हैं वो भी तो अपनी जनता को पानी सप्लाई करते थे जी। तो उन्होंने छोटे छोटे तालाब बनाए। उस वक्त ट्यूबवेल वाला सिस्टम नहीं था, तो उन्होंने ये किया कि ग्राउंड के स्लोप यानी वैज्ञानिक सोच के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया। भूमि का स्लोप देखा और उस आधार पे बंडिंग करके जो जल बह जाता था उसको उन्होंने सतह पर रोकना शुरू किया। आप यानी गोंड शासक जो हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, इनके बनाए हुए तालाब आज भी हमको काम आ रहे हैं। ये तालाब ऐसे हैं कि ये कास्केड सिस्टम है, ओवरफ्लो करता है। सबसे पहला तालाब कुछ पानी रोकेगा, इसकी जब क्षमता भर जाती है इसका पानी ओवरफ्लो होकर नीचे आ जाएगा। ऐसा ये पास ऑन करता है और जो पानी पूरा का पूरा किसी नाले के माध्यम से नदी में चला जाता है इसको ये सतह पर अलग अलग जगह रोक के रखता है। जब ये पानी रुकता है तो ये सॉइल के माध्यम से या मिट्टी के माध्यम से ये रीस कर नीचे जाता है और नीचे जाकर ये आपकी जो रॉक्स हैं उनको रिचार्ज करता है। ये वैज्ञानिक सोच आज से 300-400 साल पहले से थी। हमने ये किया कि हमने इन स्रोतों का इनको हमने निग्लेक्ट किया और हम अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हमने नलकूप बनाने शुरू किए। यहाँ पर हमको फिर यही समझ में आया कि ये जो तालाब हैं ये जो या उन तालाबों की जो टेक्निक है यही हमको मदद करेगी और हमने इसको फिर नाम दिया आर्टिफिशियल रिचार्ज टेक्निक्स। एक वैज्ञानिक सोच के साथ और कुछ नई तकनीकों के साथ हमने इनको आगे बढ़ाना शुरू किया। ये है ना, जल संरक्षण में अब ये हो रहा है कि ठीक है ये पुरानी टेक्निक हो गई पर जो हमने वेस्ट वाटर फेंक दिया है अब इस वेस्ट वाटर को भी हम रीयूज करें कि आप एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं या जो आजकल रिसाइकलिंग की बात होती है वो पानी को भी हम ट्रीट करके हम उसको फिर इस्तेमाल करते हैं। तो ये अब एक नवाचार भी इसमें होने लग गया है कंजर्वेशन के लिए। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि इस तरह से हम शुद्ध कर रहे हैं जलों को। वैसे डॉक्टर सोमेश्वर सर, आप तो काफ़ी समय से यहाँ पर काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारत के आंकड़े क्या कहते हैं, जल का स्तर कहाँ है अभी और हमें अभी और इस पर कितना चिंतन करना है? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये, क्योंकि इंडिया भारत जो है ये लार्जेस्ट यूज़र है ग्राउंड वाटर का जो है, बहुत ज़्यादा इंडिया इस्तेमाल कर रहा है। एक आंकड़ा ये कहता है कि 230 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर इतना ग्राउंड वाटर इंडिया हर साल इस्तेमाल कर रहा है, जो कि पूरे टोटल ग्लोबल लेवल पर अगर देखें तो इसका 1/4 है। 1/4 हिस्सा पूरा, मतलब ये पूरा विश्व में ये इंडिया इतना यूज़ कर रहा है ओवर ए क्वार्टर ऑफ द ग्लोबल टोटल। 65 to 70% जितना एग्रीकल्चर पार्ट हो रही है, एग्रीकल्चर और एक्टिविटीज़ हो रही है, मोर देन 65-70% ग्राउंड वाटर से हो रही है। और 85% जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम इंडिया में जो है ऑल ओवर इंडिया, वो भी आपका ग्राउंड वाटर से हो रहा है। तो कितना दोहन हो रहा है ग्राउंड वाटर का, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज, ये 3 चीज़ों पर काफ़ी मात्रा में ग्राउंड वाटर का दोहन हो रहा है। ये देखा गया है पिछले 2 डिकेड्स में, यानी लगभग 20 साल में ग्राउंड वाटर का लेवल लगभग 4 मीटर नीचे गया है। इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। ये अनइवन है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। और ऐसा प्रोजेक्शन किया जा रहा है कि 2030 में वाटर सप्लाई हाफ हो जाएगी, जितना डिमांड है उसका सप्लाई हाफ हो जाएगी। सप्लाई विल बी हाफ ऑफ द टोटल डिमांड। तो यानी 100 लीटर की अगर डिमांड है तो सप्लाई 50 लीटर दे पाएंगे आप जो। और एक और एस्टिमेशन है, प्रोजेक्शन है कि आने वाले 20 सालों में इंडिया के जो 60% एक्यूफर है, एक्यूफर का मतलब अभी डॉक्टर साहब ने बताया जो है कि जो पानी को होल्ड भी, ऐसा फॉर्मेशन जो पानी को होल्ड भी करता है और ट्रांसमिट भी करता है, बहाव होता है ज़मीन के नीचे, वो 60% जो इंडिया के एक्यूफर है क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाएंगे। एक सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट ये बोल रही है कि अगर पूरे इंडिया की बात करें हम तो लगभग
65 ब्लॉक्स तालुका मंडल पूरे इंडिया में है जी, जिसमें से लगभग जी 64% ब्लॉक आपके जो है जी सेफ जोन में है। जी सेफ जोन का मतलब यह है कि जो पानी को निकाला जा रहा है ग्राउंड वाटर को वो कम निकाला जा रहा है, लेकिन हमारा जो ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है जी। इस वजह से 64% हमारे सेफ जोन में है जी लेकिन अगर दूसरी तरफ आंकड़ा देखें तो लगभग 16% जी 1115 ऐसे ब्लॉक हैं इंडिया में जो ओवर एक्सप्लॉइटेड हो गए हैं। मतलब स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट हैज़ गॉन अप टू बियॉन्ड 100%, यानी वहाँ पर जो रिचार्ज हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा ये लोग पानी निकाल रहा है ग्राउंड वाटर में। जी जी। तो लगभग 16 ब्लॉक इंडिया के जो है कम अंडर ओवर एक्सप्लॉइटेड जोन। ओवर एक्सप्लॉइटेड जोन मतलब एक तरीके से डार्क जोन कह सकते हैं आप जो है। और इसमें ये चीज़ें बताई गई है कि अगर इस तरह से ये जनरली इस तरह के जो ब्लॉक कंसंट्रेटेड हैं ऑल ओवर इंडिया में, जनरली पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, आपका राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इस तरह में जो यूनिट्स ब्लॉक हैं इस तरह के ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं ओवर एक्सप्लॉइटेड जोन में जो है, यानी वहाँ रिचार्ज की हमको ज़्यादा ज़रूरत है जो है जी। बाकी अदर जो ब्लॉक हैं वो आइदर क्रिटिकल में पहुँचे हैं या सेमी क्रिटिकल में, जिसको रिचार्जिंग पर हमको ज़्यादा ज़रूरत ध्यान देनी पड़ेगी जो है जी। इंडिया वाइज अगर देखें तो हमारे कुछ समुद्र के किनारे भी हैबिटेशन है, बस्तियां हैं, वहाँ पर भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो करीब करीब 100 ब्लॉक ऐसे हैं जो कि समुद्र के किनारे हैं। सी वाटर का इंट्रूजन मतलब समुद्र का पानी ग्राउंड वाटर को एक्विफर को पलूट कर रहा है, मतलब ये सी वाटर इंट्रूजन हो रहा है तो सलाइन हो चुका है। 1% करीब इंडिया में ऐसे ग्राउंड वाटर हैं जो कि वो हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर सेफ जोन में है 46%, जो कि 70% सेफ जोन माना जाता है जी। तो हम अभी 46% हैं, 46% हैं, अभी 70 दूरी है यहाँ पर। अगर इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में हम 64 पहुँच चुके हैं, 61-62 करीब 61 या 62% है, जो कि अभी 70% तक सेफ जोन में है जी। तो क्रिटिकल सिचुएशन आने वाले समय में इंडिया की होने वाली है जो जी जी। और यहाँ पर अगर छत्तीसगढ़ में टोटल 146 ब्लॉक्स हैं जिसमें 75% ब्लॉक हमारे सेफ जोन में है जी। तो यहाँ उस तरह की बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है जी। लेकिन एक प्रिकॉशन के तौर पर हमें छत्तीसगढ़ में प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है आने वाले समय में। सर बहुत अच्छी आपने बात बताई कि यदि हम थोड़े सतर्क हो जाएं तो हम उस तरफ नहीं बढ़ेंगे जो खतरा हम महसूस कर रहे हैं अभी। सर आपसे जानना चाहेंगे कि निदान के क्या क्या अवसर हैं और किस तरह से हम जल को संरक्षित रख सकते हैं, क्या चुनौतियां हमको फेस करनी पड़ती है अभी? चुनौती में हमारे सामने यही है कि जो डिमांड साइड है और जो सप्लाई है इसके बीच में हमको बैलेंस बनाना है। डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई अगर कम है तो हम देखते हैं कि टैंकरों से जो पानी सप्लाई का हमको एक मंजर दिखाई देता है उससे हमको बचना है जी। टैंकर की सप्लाई यानी आबादियों तक पहुंच सकती है, पर कृषि को भी पानी चाहिए और इंडस्ट्रीज को भी पानी चाहिए जी। इसके लिए या तो हमको हम इस जल को पैदा नहीं कर सकते, ये प्रकृति की देन है, इसको हमको समझना है। अगर हमने वेस्ट कर दिया ये गया, अब इस वेस्टेज को पहले रोके, जो वर्षा का जल हमको मिलता है हम उसको कहीं सुरक्षित रखें। हमारे पास पुराने उदाहरण हैं, उन पुराने उदाहरणों को लेते हुए अगर हम मॉडर्न तकनीक लगाएं कि आर्टिफिशियल रिचार्ज की टेक्निक्स जो है जिसमें आता है रूफ वाटर हार्वेस्टिंग है जी। इनके लिए कम्युनिटी बेसिस पे सामाजिक स्तर पर इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में एक बहुत अच्छी योजना जो चल रही है कि जो फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम्स हैं उसको ये नरवा योजना कहते हैं कि जिसको जो फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर के स्ट्रीम्स हैं इसको वहीं का ग्रामीण अपने स्तर पर अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उस बहते हुए पानी को कुछ समय के लिए रोक लेता है। ये इस योजना का लाभ हमको तुरंत नहीं दिखाई देगा जी। कुछ समय लगेगा जी। पर वो जो संचित जल है जो बह जाता था वो कुछ देर रुकेगा, वहाँ पे सॉइल मॉइस्चर क्रिएट करेगा, उसका अपना एक इकोसिस्टम बनेगा और वो जैसे स्टेबलाइज होगा अगली बार से ये वाटर रिचार्जिंग का भी काम शुरू करेगा जी। तो
ये इसके पहले जो योजना थी वाटरशेड योजना हम करते थे। वाटरशेड योजना बहुत बड़े क्षेत्र में भी होती थी जी। व्यापक स्तर पर होता था। अब हमने और उसका एक समाधान निकाला है कि जहाँ जो मेन सोर्स है हम उसी को टारगेट कर रहे हैं जी जी। इस योजना का लाभ धीरे धीरे मिलेगा, पर अब इसमें आता है कि ये जब तक मिलेगा उस समय तक क्या करें जी। बेसिक है कि हमारे जो वेस्ट, जहाँ से पानी व्यय हो रहा है जो या जो वेस्ट हो रहा है हम उसको रिसाइकल और रीयूज करें जी। इसके लिए हमको सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने पड़ेंगे जी। पर एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपव्यय को रोकूं जी। अपव्यय को रोकने के कई तरीके हैं हाँ जी। उसको हमको किसी को बताने की आवश्यकता तो नहीं है जी। पर जो इसमें साइंटिफिक इंटरवेंशन है जी। उसमें आता है आपके पास कई चीज़ें हैं कि जो इंडस्ट्री में हम पानी यूज़ कर रहे हैं हम मॉनिटरिंग तो कर लें कि हमारा डिमांड कितना है हाँ। सप्लाई कितना है जी। और जो वेस्टेज है उसको रिड्यूस करें जी। ये एक सबसे आसान तरीका है। एग्रीकल्चर में हम नवाचार को प्रोत्साहित करें कि जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है जी। या आप जो चक्रीय फसल प्रणाली हम लेते हैं हम पानी नहीं ला सकते हाँ। पर हम ऐसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यूज करें जिसमें कम पानी लगता हो हाँ जी। तो हमको कुछ ऐसे भी प्रयोग करने पड़ेंगे जी। और जब वर्षा का मौसम आता है उस वक्त जो भी जल है उसको हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में संचित करके रख सकेंगे ये एक हमारा तरीका हो सकता है। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि आम आदमी की क्या भूमिका हो सकती है और किस तरह का निदान आप सुझाव के रूप में देना चाहेंगे कि जल संरक्षित कैसे हम रख सकते हैं? देखिए ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर दो मेन चीज़ें हैं इसमें हाँ हाँ। सरफेस वाटर को संचित करेंगे तो ऑटोमेटिक ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता है उसमें मतलब पानी हमको अलग से कहीं कुछ है नहीं ये हाँ। प्रकृति में ही इसको प्रकृति में ही एक रूप से दूसरे रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान से हमको ये मैनेज करना पड़ता है जी। अब ये समझते हैं कि क्या मेन सोर्सेस हैं ग्राउंड वाटर के जो हाँ। तो मेन सोर्सेस हैं जो ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश होता है हर साल एनुअली जी। वो जब मेजर सोर्स है आपका बरसात का पानी जी। बरसात का पानी मतलब अगर इंडिया में देखें तो लगभग ऑन एन एवरेज 1200 मिलीमीटर वर्षा होती है, कहीं ज़्यादा होती है कहीं कम होती है। लेकिन अगर इतनी वर्षा जो हो रही है ये वर्षा आपका मानसून सीजन भी होता है, नॉन मानसून सीजन जिसे जाड़े में भी पानी बरसता है जी। तो ये मानसून वर्षा है इससे हमारा अभी सर ने बताया कि इन्फिल्ट्रेशन पर्कुलेशन ये सब फिर अंत में जाके वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। तो लगभग ऐसे 64 से 65% जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज होती है बरसात के पानी से जो कि मानसून में और नॉन मानसून में बरसता है जी। बाकी जो 34-35% जो ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशेबल सोर्सेस हैं वो होता है आपका कैनाल सीपेज जी। आपका रिटर्न फ्लो फ्रॉम इरिगेशन, क्योंकि इरिगेशन में सिंचाई करते हो आप उससे भी रिटर्न फ्लो होता है। आपके बहुत सारे वाटर बॉडी हैं, टैंक पॉन्ड चेक डैम कंस्ट्रक्शन जितनी भी वाटर बॉडीज हैं सरफेस वाटर बॉडीज इससे भी आपका रिचार्ज होता है। तो इस तरह से ये ग्राउंड वाटर जो है सरफेस वाटर के माध्यम से बरसात के माध्यम से ये चीज़ें पूरी होती हैं। जहाँ तक इसका उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है तो हम लोगों को सरफेस वाटर को बढ़ाना पड़ेगा। सरफेस वाटर बढ़ेगा तो ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा क्योंकि ये पूरी साइकिल प्रोसेस है। किसी मतलब एक सिंगल कोई इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं कि ये कर देने से ये हो जाएगा, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मैंने बताया ना भी कि वाटर साइकिल जो जलचक्र है जलचक्र डिस्टर्ब हुआ है क्लाइमेटिक जलवायु परिवर्तन से। जलवायु परिवर्तन क्यों डिस्टर्ब हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग से जो है। तो सब इंटरकनेक्टेड है जिसके चलते हमको हर एंगल में काम करना पड़ेगा। हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है वो इस पर काम करे, जल संरक्षण करे, संवर्धन करे, तब आने वाले समय में इसको हम उस एंगल से देखते हैं। डॉक्टर साहब आप दोनों ने समय निकाला और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया।
दोस्तों, जल है तो जीवन है, इस बात को हमें समझना होगा और आम नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि जहाँ पर भी नल खुला देखें उसे तुरंत बंद करें। हमारे साथ साथ पशु पक्षियों को भी जल की सख्त आवश्यकता है, इसलिए उनके लिए भी जल को संरक्षित रखना बेहद ज़रूरी है। आप स्वस्थ रहे, इसी आशा के साथ मुझे दीजिए अनुमति। आप सभी को पुनः मेरा नमस्कार।